नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी वालों के लिए सामान्य अध्ययन की अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम हिस्ट्री के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज की क्लास 5th क्लास है। इस क्लास को करने से पहले आपने अगर पहले वाली 4 क्लास ना देखी हो तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस क्लास को भी करिए और उन क्लासों को भी करिए, सभी क्लासों को आपको कंप्लीट करना है। आप मेरे साथ अगर इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे और साथ में करंट अफेयर्स की मैंने एसपीडी भी डाल रखी है अपने चैनल पर, दिसंबर की जो अपडेटेड करंट अफेयर एसपीडी है करंट अफेयर की, तो वो मैंने डाल रखी है। तो आप अगर उसको कर लेते हैं और इस बुक को कर लेते हैं तो आपके जीएस में 40 में से 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिए और अपने 40 में से 40 नंबर पक्के कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। इससे पहले मैं 80 क्वेश्चन हर क्लास में 20-20 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इस तरह से 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया था। कहां पर हार गया था, किससे हार गया था? औरंगजेब से हार गया था। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गए थे। अब डिटेल देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं साथ में। दारा शिकोह उत्तराधिकारी के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गए थे। ठीक है, दारा शिकोह शाहजहां के कौन से पुत्र थे? सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। दारा शिकोह और औरंगजेब ने उत्तराधिकार के लिए 3 प्रमुख लड़ाई लड़ी हैं। उसमें पहली लड़ाई है धर्मट का युद्ध, दूसरी लड़ाई है सामूगढ़ का युद्ध और तीसरी लड़ाई है देवराय की घाटी। पहली धर्मट का युद्ध, दूसरा सामूगढ़ का युद्ध और तीसरी है देवराय की घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तु को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए ले गए थे? ठीक है, तो किसको ले गए थे हड़प्पा सभ्यता से जो मिली हैं? तो आंसर है इसका ईंटों को ले गए थे। हड़प्पा स्थल पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तु इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो आंसर है ईंटों को ले गए थे। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसकी। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त ईंटों को इंजीनियर वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित पंजाब प्रांत में पहली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए ले गए थे। महत्वपूर्ण बिंदु है इसका। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ पर खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन भी मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं उनमें सबसे अधिक जो है एक श्रृंगी, एक सींग वाले पशु का अंकन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों या रॉक आर्ट का संग्रह मिलता है। तो किसके रॉक्स मतलब किसके संप्रदाय से जुड़े होने के साक्ष्य मिलते हैं? तो शिव से जुड़े होने के साक्ष्य मिलते हैं। एलिफेंटा की गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों या रॉक आर्ट का संग्रह मिलता है। डिटेल देख लेते हैं इसका हम लोग। एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों या रॉक आर्ट का संग्रह मिलता है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ बने पत्थरों के हाथी के कारण दिया गया था। ठीक है, जो एलिफेंटा नाम दिया गया है वो पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था और यहाँ पर बने पत्थरों पर हाथी की वजह से दिया गया। एलिफेंट, देखो हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिफेंट बोलते हैं, तो वहीं से ये नाम पड़ा है एलिफेंटा। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के निकट धारापुरी द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के निकट धारापुरी द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। एलिफेंटा में कितनी गुफाएं? 7 गुफाएं हैं। यहाँ अर्धनारीश्वर की प्रतिमा मिलती है। यहाँ पर कौन सी प्रतिमा? शिव की अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है? तो आंसर है हम्पी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर? हम्पी शहर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है, इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है? तो आंसर है इसका हम्पी, हम्पी शहर। व्याख्या देख लेते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु भी देखते हैं हम इसके। हम्पी विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था।
1986 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी यहाँ पर बहती है। इसकी राजभाषा कौन सी है? तेलुगु है। इसकी राजभाषा कैसी है? तेलुगु है। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया। कौन कौन से वंश थे विजयनगर में? संगम वंश ने शासन किया, सुलभ वंश ने शासन किया, तुलुप वंश ने शासन किया और आराबीडू वंश ने शासन किया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 वंश थे, संगम, सुलभ, तुलुप और आराबीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो आंसर है बिहार में हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। अब डिटेल और व्याख्या देख लेते हैं, इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिरी में हुई थी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जन्म बिहार कुंडलबन वैशाली में हुआ था और मृत्यु जो है पावापुरी राजगिरी में हुई थी। 540 ईसा पूर्व में जन्म, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर डैश भागों में विभाजित था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ। तो कितने भागों में विभाजित था? तो ये जो है 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था। तो कितने भाग थे इसके? 3 भाग थे। व्याख्या और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्य नगर और निचला भाग। कौन कौन से भाग थे? पहला भाग था दुर्ग भाग, दूसरा भाग था मध्य नगर और तीसरा भाग था निचला भाग। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित पुरातत्व स्थल है। धौलावीरा कैसा स्थल है? गुजरात में तो स्थित है और कच्छ जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है। यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक है। बड़े बड़े जो नगर हमें ज्ञात हुए सिंधु सभ्यता से, उनमें से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ डैश वर्ष में टूटा था। तो सोवियत संघ था वो कौन सी ईयर में टूट गया था, उसके विघटन हो गए थे? तो 1991 में। सोवियत संघ वर्ष 1991 में टूट गया था। अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को टूट गया था। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को टूट गया था। विघटन से पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। विघटन से पूर्व राष्ट्रपति कौन थे उसके? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। जो सोवियत संघ जब टूटा था तो उससे क्या हुआ था? जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, बास्तील जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो आंसर है फ्रांस की क्रांति को। ठीक है, बास्तील जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो हुआ थी फ्रांस की क्रांति। उसे क्या बोला गया? फ्रांस की क्रांति बोला गया था। अब डिटेल देख लेते हैं। बास्तील जेल पर जनता के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। बास्तील जेल की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। बास्तील जेल की घटना कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी। इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। उसी के द्वारा जार का पतन हुआ था। किसका पतन हुआ था? जार का पतन हुआ था। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी और इसी के द्वारा जार का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में माना जाता है। तो किसको? बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में माना जाता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति
के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की थी। इन्हीं के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा किसने दी थी? वेस्टन चर्चिल ने दी थी। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा किसने दी है? बहुत फेमस क्वेश्चन, कई बार पूछा गया पेपरों में। तो चर्चिल ने दी थी, वेस्टन चर्चिल ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? ठीक है, किस स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो आंसर है नागपुर में। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? तो नागपुर में हुई थी। अब डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की हम लोग। नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने के संविधान में परिवर्तन किया गया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का जो संविधान बनाया गया था उसमें परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2009 में समाप्त हुआ। व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की हम लोग। श्रीलंका की सरकार ने 18 मई 2009 को गृह युद्ध समाप्त किया था। कब किया था? 18 मई 2009 को गृह युद्ध समाप्त किया था। यह गृह युद्ध मुख्य रूप से इस द्वीपीय राष्ट्र जो है के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में लड़ा गया था। यह गृह युद्ध मुख्य रूप से द्वीपीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में लड़ा गया था, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग मर गए थे इसमें? 1 लाख लोग मर गए थे 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन जैकस रूसो एक प्रसिद्ध कौन थे? तो वो थे चिंतक थे। जिन जैकस रूसो एक प्रसिद्ध चिंतक थे, ठीक है, थिंकर थे। अब डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। जिन जैकस रूसो एक चिंतक थे। इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? तो इस अधिनियम को जो एक्ट कहा जाता है, कौन सा अधिनियम या एक्ट था ये? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम। अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया? तो इसको कहा गया भारत सरकार अधिनियम। बी ऑप्शन। अब डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। 1 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया भारत सरकार अधिनियम या एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। ठीक है, कौन बनाया गया? भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। अब डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कब की थी? 1916 में की थी। इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, जब इसकी स्थापना की तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। तो वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड इरविन। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। ठीक है, तो किसके साथ भाग लिया था? लॉर्ड इरविन के साथ। अब डिटेल देख लेते हैं और व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से
मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया? 5 मार्च 1931 को इसी बैठक में गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो इसको एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य के प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ की आत्मकथा में किसकी आत्मकथा है ये? ठीक है, तो आंसर है महात्मा गांधी की। सत्य के प्रयोग, हिंदी में सत्य के प्रयोग बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो आंसर है महात्मा गांधी की। अब डिटेल में चलते हैं इसकी में हम। सत्य के प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है टूवर्ड्स फ्रीडम। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा कौन सी है? टूवर्ड्स फ्रीडम। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो आंसर है जयपुर में। हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो आंसर है जयपुर में। डिटेल देख लेते हैं। हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। दिल्ली में लाल किला स्थित है। दिल्ली में क्या स्थित है? आपका लाल किला स्थित है। और आगरा में आपका ताजमहल स्थित है। तीनों क्वेश्चन बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। डिटेल देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को आया था। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 26 जनवरी 1919 को आया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आया था। अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं इस क्लास के, आज की क्लास के 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो उसको कराने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन भाई बहनों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, कमेंट करना ना भूला करें, कमेंट जरूर करा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? तो आंसर है टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित थे? कौन थे? टीपू सुल्तान। व्याख्या देख लेते हैं। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। ठीक है। बकरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जो नाम दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें डिटेल दे रखी है। बकरुद्दीन तैयब जी जो है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1917 में बनी थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी और जो कि 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत के रूप में से एक है? तो आंसर है कव्वाली। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो आंसर है कव्वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कव्वाली भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला भक्ति सूफी संगीत सूफी संत का क्या है? एक रूप है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।